हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. जागतिक बांबू दिनाच्या निमित्ताने आयोजित या चर्चासत्रामध्ये मंचावर उपस्थित असलेले मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी राज्यमंत्री आशिष जयस्वालजी, राज्यमंत्री पंकज भोयरजी, ज्यांनी बांबू या विषयाला महाराष्ट्रामध्ये महत्व मिळवून दिलं, गती दिली आणि सातत्याने हा विषय घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशात जे जनजागृती करतायत असे आजचे आयोजक श्री पाशा पटेलजी, मंचावर उपस्थित श्री देवराम होळी, श्री नामदेवराव उसेंडी, या ठिकाणी विशेषत्वाने उपस्थित असलेले डॉक्टर मनोज नरदेव सिंगजी, श्री अनिल ओरसकरजी, श्री दिनेश शर्माजी, श्री खगेन बोराजी, मंचासमोरील सर्व मान्यवर, उपस्थित सर्व शेतकरी बंधू आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, मी पाशाभाईंचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करेन की त्यांनी गेले काही वर्ष बांबू या विषयाला स्वतःला वाहून घेतलं आणि त्यांच्यामुळेच महाराष्ट्र शासनामध्ये बांबू धोरणाकरता, बांबू करता विविध योजनांकरता एक दिशा मिळाली. पाशाभाईंनी बांबू इतका मनावर घेतला की त्यांचं नाव आता आपल्याला बदलावं लागेल आणि त्यांना आता याच्या पुढे पाशाभाईच्या ऐवजी बांबूभाई पटेल आपण म्हणावं. बाबूभाई असतात तसे बांबूभाई पटेल आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी ते म्हणावं अशी आपल्याला विनंती करतो. खरं म्हणजे मी आल्यानंतर तर पाशाभाईंचं भाषण झालंच, पण सकाळपासून त्यांचं 2-3 वेळा भाषण झालं असेल आणि त्या भाषणामध्ये त्यांनी पर्यावरण, बांबूचा त्याच्यावर परिणाम, IPCCचा रिपोर्ट, जगात होणारे डिझास्टर, त्याच्यावर बांबू कसा उपाय आहे, या सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या असल्यामुळे माझ्याकडे सांगण्याकरता आता काही शिल्लक नाही आहे. बरं, मला जी अनाउन्समेंट करायची होती ती त्यांनीच करून टाकलेली आहे की आम्ही आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. आम्ही बांबूची पॉलिसी आणतो आहोत, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ही अनाउन्समेंट त्यांनी करून टाकली आहे. बरं, कॅबिनेट मधले विषय बाहेर सांगता येत त्यांनी तारखेसहित सांगून दिलेले आहे. त्यामुळे आता तसं काही फार बोलण्यासारखं राहिलेलं नाही. पण गमतीचा भाग जरी आपण दूर ठेवला तरी मला या गोष्टीचा खरोखर आनंद आहे की इतक्या मोठ्या प्रमाणात बांबूला एक प्रकारे लोक चळवळीमध्ये परिवर्तित करण्याचं काम या ठिकाणी पाशाभाईंनी केलं. आणि आज मंचावर बसलेली जी सगळी मंडळी आहेत यांनी बांबूच्या क्षेत्रामध्ये केलेलं कार्य असेल आणि भविष्यात बांबूच्या क्षेत्रामधल्या ज्या काही संभावना आहेत त्या संदर्भातलं मार्गदर्शन असेल, या सगळ्या गोष्टी मला असं वाटतं अत्यंत महत्वाच्या आहेत. मुळातच बांबूच्या संदर्भात एकीकडे जागृतीची आवश्यकता आहे आणि दुसरीकडे पॉलिसीची आवश्यकता आहे. जागृतीचा विषय हा पाशाभाई सांभाळतील आणि पॉलिसीचा विषय मी आहे, आशिष जयस्वाल आहेत, पंकज भोयर आहेत, आम्ही हा निश्चितपणे सांभाळू. आणि मला असं वाटतं की यातनं आपण निश्चितपणे शेतकऱ्याच्या जीवनामध्येही क्रांती आणू शकतो. आज आपण जर बघितलं तर साधारणपणे आमचा जो शेतकरी आहे, या शेतकऱ्याला वातावरणाच्या बदलातल्या जो काही परिणाम आहे त्याला सारखं सामोरं जावं लागतं. एखादा वर्ष हे
अवर्षणाचं येतं, त्याच्यामुळे शेतकऱ्याचं नुकसान होतं. आता यावर्षी समाधानकारक पाऊस झाला, पण तो पाऊस होता होता इतका वाढला, की जवळपास 20 लाख हेक्टरवरची जी काही पिकं होती, ही पिकं त्या ठिकाणी पावसामुळे नष्ट झाली. आणि म्हणून आपल्याला हा विचार करावा लागेल, की पर्यावरण संतुलनाकरता आपल्याला काय करता येईल? क्लायमेट चेंजचे जे काही परिणाम आहेत, ते परिणाम मिटिगेट करण्याकरता आपल्याला काय करता येईल? आणि मग त्याकरता एक व्यापक स्तरावर ग्रीन हाऊस गॅसेस कमी करणं, प्लांटेशन करणं, सस्टेनेबिलिटी आणणं हे तर आहेच. पण सामान्य शेतकऱ्याकरता एक सस्टेनेबल क्रॉप म्हणून आपण बांबूकडे पाहू शकतो. कारण जसं आपल्याला माहिती आहे, की साधारणपणे आमचा ऊसाचा जो शेतकरी आहे, हा शेतकरी याकरता समाधानी असतो, की ऊस एकदा लावला, तर अतिवृष्टीचा फार परिणाम त्याच्यावर होत नाही. एकदा लागला, की तो त्याला जे काही त्याचे रिअलायझेशन आहे, तो देत असतो. पण बाकी आपली जी पिकं आहेत, त्या पिकांमध्ये सोयाबीन आहे, कापूस आहे, याच्यामध्ये पावसाचा खूप परिणाम होतो. पण बांबू देखील असं एक पीक आहे, की जे सस्टेनेबल पीक आहे. या ठिकाणी जर बांबूसारखं पीक आपण त्या ठिकाणी घेतलं आणि बांबूची लागवड केली, तर त्यातनं वातावरणाच्या बदलाचा जो परिणाम शेतीवर होतो आहे, तो परिणाम आपल्याला निश्चितपणे दूर करता येईल. आणि म्हणून या दृष्टीने ही बांबूची लागवड जी आहे, ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. आणि आता खरं म्हणजे आपल्याला कल्पना आहे, की महाराष्ट्र सरकारने तर नरेगाच्या माध्यमातून खूप चांगली योजना या ठिकाणी सुरू केली है। मी तर इथे जे काही जो साइंटिस्ट सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं तो उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अब हम लोगों को बाम्बू की एक ऐसी वैरायटी ढूँढनी चाहिए कि जो 2 साल में आती है। अभी 3 साल लगते हैं, लेकिन अगर हम 2 साल वाली लाएँगे, तो किसानों के लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि उसका रियलाइज़ेशन थोड़ा फ़ास्ट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब आप लोगों ने इतनी वैरायटी ढूँढी है, लंबे बाम्बू, बड़े बाम्बू, मजबूत बाम्बू, इतने प्रकार के बाम्बू आप लोगों ने ढूँढे हैं, तो अब ऐसा भी बाम्बू की एक वैरायटी आप लोग ढूँढे कि जो 2 साल में हमारे किसानों को पैसा देना अगर शुरू करे, तो मुझे लगता है कि किसान बहुत तेज़ी से बाम्बू की ओर परिवर्तित होंगे और बाम्बू की ओर हमारे किसान जाएँगे। एक इसमें महत्व का ये है कि हम लोग किसानों को बाम्बू की ओर जाने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करें। जैसे हम बाम्बू की वैरायटीज उनको दे, सैपलिंग्स उनको दे, नरेगा से पैसा उनको दे, ये तो एक चीज महत्व की है ही। और उसके साथ साथ हम लोग एक मार्केट तैयार करें, ये भी बहुत महत्व का है। आज मार्केट है, लेकिन वो बहुत स्कैटर। आज एकात्मिक इस प्रकार का इंटीग्रेटेड मार्केट हमारे किसानों को नहीं है, इसलिए उसको डर लगता है कि मैंने बाम्बू लगाया तो आगे क्या होगा। और अभी हमारे किसान जो बता रहे थे, वो बीडीओ को तो मैं इंजेक्शन दे दूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। वो इसमें का वो इसमें का सबसे छोटा प्रॉब्लम है। बीडीओ को इंजेक्शन जो देना है, वो तो आपको मालूम है मेरा इंजेक्शन कैसा है, इसलिए आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं दे दूंगा, वो करना होगा। और अभी जो हम पॉलिसी लाएंगे, उस पॉलिसी में हम लोग इसका विचार करेंगे। जैसा मैंने कहा कि आज हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है, ये थर्मल पावर प्लांट ये एक बाम्बू के लिए बहुत ही कैप्टिव फ्यूल के रूप में हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा रियलाइजेशन भी किसानों को दे सकते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि जहां हमारे पावर प्लांट्स है, उन जिलों में हम लोग बाम्बू स्टेट्स तैयार कर सकते हैं क्या, इसका हम विचार करेंगे, ताकि उन बाम्बू स्टेट्स में हम लोग एश्योर्ड मार्केट देंगे। और मैं तो इससे आगे जाकर कहने को तैयार हूं कि एक हम बृहद प्लान तैयार करें, तो जैसे नरेगा से हम मदद करते हैं, वैसे ही हम लोग हमारी जो ये महानिर्मित कंपनी है, उस कंपनी से भी किसानों को मदद करेंगे बाम्बू लगाने के लिए। उसका जो सारा संगोपन करना है और बाकी चीजें जो करनी है, इसका एक एक्शन प्लान हम तैयार करेंगे और एश्योर्ड उसकी कीमत हम तय करके देंगे। उस कीमत पर हम उसको खरीदेंगे, ताकि किसानों के सामने जो एक प्रश्न होता है कि भाई हम अगर करें भी, इसको घास को उगाए भी, बाम्बू को उगाए भी, तो इसमें से क्या होगा। तो निश्चित रूप से उसका भी हम लोग विचार आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कर सकते हैं। उसकी पॉलिसी भी हम लोग जो हमारा पावर डिपार्टमेंट है, उस पावर डिपार्टमेंट के थ्रू उसकी भी एक पॉलिसी जो है हम निश्चित रूप से बनाएंगे। और इसके साथ साथ इस इकोसिस्टम को अगर धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे सरकार के प्रोक्योरमेंट में हम लोग बाम्बू से बनी हुई चीजों को एक प्रकार से वरीयता देना, उसको प्रेफरेंस देना,
ये भी हम लोग करने के लिए तैयार है, ताकि हम बाम्बू का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, बाम्बू का ज्यादा से ज्यादा मार्केट तैयार कर पाए। लेकिन आप ये जानते हैं कि ये डिमांड और सप्लाई, ये दोनों को मैच करना पड़ेगा। हम लोग मार्केट तैयार करेंगे तो उसका सप्लाई की साइड को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, नहीं तो डिमांड साइड बढ़ा दी और सप्लाई साइड नहीं रही, तब भी फिर धीरे धीरे इस प्रकार का मिशन जो है वो फेल होता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों को मैच करके अगर हम लोग ठीक ढंग से इसका विचार करेंगे तो एक अच्छी इकोसिस्टम इसकी हम लोग निश्चित रूप से तैयार कर पाएंगे। और साथ साथ आज हम लोग ऐसा भी विचार कर सकते हैं कि हम लोग जैसे कई बार प्लांटेशन करते समय अलग अलग प्रकार से दो तीन चीजों का एक साथ प्लांटेशन करते हैं, ऐसे बाम्बू के साथ नेपियर ग्रास, ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या? इसका भी अगर हम लोग विचार करें तो आज हम लोग सीबीजी में जो जा रहे हैं, उस सीबीजी में नेपियर ग्रास की आवश्यकता भी है, और बाम्बू अगर साथ में आ जाए तो मुझे लगता है कि उससे एक नई इकोसिस्टम हम लोग तैयार कर पाएंगे। और आज जो हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें अल्टीमेटली जो हमारी पावर रिक्वायरमेंट है, जो हमारी फ्यूल रिक्वायरमेंट है, यही रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी है कि जो आज सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी करती है, और जो अगर हम लोग उसका एक रिप्लेसमेंट करें तो भारत जैसे देश को हमारा जो अ, विदेशी पैसा है, मुद्रा है, उसको भी हम लोग इसके माध्यम से बचा सकते हैं। मुझे अभी मैं बैठा था तो पूरे देश भर की जानकारी हमारे पाशा पटेल जी दे रहे थे कि देश में कितनी वेस्ट लैंड है, उस पर कितना प्लांटेशन हो सकता है, उसमें से कितना फ्यूल तैयार हो सकता है। पाशा जी, देश का तो मुझे मालूम नहीं, मोदी जी वो पक्का देख रहे हैं, मोदी जी ने ही बाम्बू का मिशन शुरू किया है, तो देश में तो वो चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग जरूर वेस्टलैंड को मैप करके और उसको हम बाम्बू प्लांटेशन में कैसे लाए। और हमारे आशीष जी यहाँ पर है, हमारे नागपुर जिले में ही आशीष जी ने और बावनकुळे जी ने वेस्टलैंड का मैपिंग शुरू किया है बाम्बू प्लांटेशन के लिए। तो हम लोग पूरा गवर्नमेंट का जो वेस्टलैंड है ना, जो गवर्नमेंट में निहित है, प्राइवेट तो छोड़ दीजिए, जो गवर्नमेंट में निहित है ऐसी जितनी वेस्टलैंड है, उसका मैपिंग हम लोग कर रहे हैं। उसको मैपिंग करके और उस पर हम लोग किस प्रकार से बांबू लगाए, इस प्रकार का प्रयास भी हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। मैं आज के इस मौके पर आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने हाथ में लिया है। और सबसे महत्व की बात यह है कि जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाम्बू को ग्रास का दर्जा देकर और बाम्बू को एक प्रकार से इंस्पेक्टर राज से मुक्त किया है, तब से बाम्बू के लिए असीमित संभावनाएं खड़ी हुई है। इन असीमित संभावनाओं को हम लोग लाइवलीहुड में कैसे बदले, इसका प्रयास हमको करना होगा। अब मैं पूछ रहा था पाशा जी को, मैंने कहा कि हमने तय किया है कि चूंकि हमारा गढ़चिरौली ये अब नेक्स्ट स्टील कैपिटल के रूप में विकसित हो रहा है, और नेक्स्ट स्टील कैपिटल करते समय हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने तय किया कि गढ़चिरौली में हम 5 करोड़ पेड़ लगाने वाले हैं। तो मैंने कहा उसके साथ साथ आप कितना बाम्बू प्लांटेशन करोगे, ये मैंने पाशा जी को पूछा। उन्होंने कहा पूरा हमको ही दे दीजिए, हम बाम्बू प्लांटेशन ही करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, आपको भी बाम्बू प्लांटेशन का तो हम आपको देंगे, लेकिन वहां की बायोडाइवर्सिटी जो है, उस बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से हमको 5 करोड़ का प्लांटेशन करना है। तो उस प्लांटेशन में बाम्बू, ये भी एक मैं ऐसा मानता हूँ कि एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का विषय रहेगा कि जो वहां पर आने वाले स्टील प्लांट्स के लिए एक प्रकार से फ्यूल का भी काम करेगा। हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग गैस भी वहां कैसे ले पाए। तो हम लोग नेचुरल गैस को बाहर से लाकर वहां पर ये जो स्टील है उसको ग्रीन स्टील कैसे कर पाए, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम लोग बाम्बू के माध्यम से हम पेलेट्स तैयार करते हैं, फ्यूल तैयार करते हैं, तो उसका एक बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया में ग्रीन स्टील के लिए एक बहुत निश मार्केट है, एक बहुत अच्छा मार्केट है, एक ऐसा मार्केट है कि जो मुझे ऐसा लगता है हम लोग धीरे धीरे कैप्चर कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से भी हम लोग निश्चित रूप से काम करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के सारे जिलों में जो हमने बाम्बू मिशन तैयार किया है, उसको मिशन मोड पर हम लोग इस मिशन को लागू करें, इस प्रकार का प्रयास निश्चित रूप से हम करेंगे। और आज के आपकी ये जो पूरा दिन भर जो चर्चाएं हुई है, इन चर्चाओं को आप कुछ मुद्दों में समेट कर अगर सरकार के पास लाते हैं, तो हमारे आने वाले समय में जो हम लोग पॉलिसीज तैयार करेंगे, उन पॉलिसीज में उसका किस प्रकार से हम समावेश कर पाए। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जब कोई इमर्जिंग सेक्टर होता है, तो इमर्जिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस से हमको पता चलता है कि पॉलिसी चेंजेस क्या होने चाहिए। एक्सपीरियंस से हमको पता चलता है कि
कौन सी चीजें हैं जो इसके विकास में अड़ंगा बन रही है। तो ऐसी सारी चीजें, और आज दिन भर के आपके इस सारे मंथन में जो चीजें आपके सामने आई होगी, आप जरूर उसका एक ज्ञापन अगर सरकार के पास लाए, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हम उस ज्ञापन को गंभीरता के साथ लेंगे और उससे जो आवश्यक बदलाव करने वो बदलाव भी हम लोग करेंगे। और मैं फिर एक बार पाशा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे महाराष्ट्र सरकार के बाम्बू मिशन को उन्होंने देश का सबसे अच्छा मिशन इस रूप में स्थापित किया है। तो ये मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। और मंच पर बैठे हुए सभी लोग जो है, ये सभी लोग इन्होंने जो जो सुझाव यहाँ पर दिए हुए, उन सुझावों को हम निश्चित रूप से अमल में लाएंगे। इतना कहते हुए आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।